हमारे देश में 35 दिनों तक कॉकरोच आंदोलन चला। खूब नारे लगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेता इस आंदोलन में आए और वो चाहते थे कि देश के अंदर बड़े बड़े बदलाव होने चाहिए। लेकिन पेपर लीक से शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सिमट कर रह गया। इस पूरे आंदोलन में भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब बातें हुई, दुष्प्रचार हुआ। लेकिन हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए, किसी ने इस पर बात नहीं की। आज हम आपके लिए भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम का कड़वा सच डिकोड करेंगे और इसका सबसे बड़ा सच ये तस्वीर है। कैसे भारत के लाखों छात्र हर साल प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन कोर्सेज से होते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पहुंचते हैं। आज हमारे देश की यह स्थिति है जो हमने आपको ये बताई है। पूरा देश परीक्षा दे रहा है। लाखों लाखों छात्र देश के हर कोने में परीक्षा में बैठे हुए हैं। आपको लगेगा सारे देश के युवा ये एक ही काम कर रहे हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक फैक्ट्री है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठे हैं और ये फैक्ट्री है प्राइवेट स्कूल्स की, कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूशन। और इस फैक्ट्री में से जब सामान निकलता है, इस फैक्ट्री से सफल प्रतियोगी निकलते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री में पैसा बहुत लगता है। भारत में हर साल लाखों की संख्या में हमारे देश के युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परीक्षाओं का असली उद्देश्य होता क्या है? क्या ये परीक्षाएं सबसे बेहतर छात्र को चुनती हैं, सबसे योग्य छात्र को चुनती हैं? देश के लिए सबसे योग्य छात्रों को चुनना है इसका मकसद, या करोड़ों युवाओं को यह एहसास दिलाना है कि वो योग्य नहीं है, वो रिजेक्टेड हैं? यानी ये परीक्षाएं मेरिट पर रखने से ज्यादा छटनी पर ध्यान देती हैं। इन परीक्षाओं का पहला मकसद होता है छटनी करना। शुरू में ही 100 में से 98 लोगों की छटनी कर दो, वो सारे बेकार हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, जहां से सिविल सर्विसेज में एंट्री होती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं यही परीक्षा पास करके। वर्ष 2025 में यूपीएससी की परीक्षा में 5,76,000 छात्र शामिल हुए, 5.25 लाख समझ लीजिए, जिनमें से सिर्फ 14,161 छात्र रिटन यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए, जबकि सिर्फ 2,736 छात्र इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे। और आखिरकार इन 2,500 छात्रों में से भी, 2700 में से भी सिर्फ 958 छात्र आखिरकार इस परीक्षा में पास हुए। यानी इस परीक्षा में जितने छात्र शामिल हुए उनमें से सिर्फ 0.17% सक्सेस रेट है यूपीएससी का। यह आप याद रखिएगा, 0.17% सक्सेस रेट है यूपीएससी एग्जाम का, यानी आधा % लोग भी पास नहीं होते। इसी परीक्षा में जो छात्र इंटरव्यू में शामिल हुए उनकी तुलना करें तो 35% छात्र सफल हुए और इंटरव्यू में भी 65% छात्र बाहर हो गए, असफल हो गए, रिजेक्ट हो गए। लेकिन जो छात्र असफल हुए, क्या वास्तव में वो छात्र अयोग्य थे? क्या वास्तव में उनकी मेरिट में कोई कमी थी, उनकी मेहनत में कोई कमी थी, परिश्रम में कोई कमी थी, या सीटें ही इतनी कम थीं कि उनके पास सफल होने का कोई मौका ही नहीं था? तो ये जो कम सीट हैं ये भी बहुत नाइंसाफी करती हैं। हमारे यहां प्रतियोगी परीक्षा अब मेरिट टेस्ट कम और एलिमिनेशन की एक मशीन ज्यादा बन गई है। एक एक नंबर पर छात्रों का भविष्य तय होता है और सिर्फ आधा नंबर कम होने पर भी आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा करियर बदल सकता है। आधा नंबर कम होने पर भी। सवाल यह है कि क्या इतनी बारीक लाइन प्रतिभा और अयोग्यता के बीच हो सकती है? क्या सिर्फ आधे नंबर से आप यह तय कर लेंगे कि ये छात्र प्रतिभाशाली है और ये छात्र बेकार है? हर साल लाखों युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीट जैसे बहुत सारी परीक्षाओं में बैठते हैं। अगर किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार बैठते हैं और नौकरी सिर्फ एक को ही मिलनी है तो 99 उम्मीदवार तो बाहर होंगे ही। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 99 लोगों में कोई क्षमता नहीं थी, बाकी 99 लोगों के पास मेरिट नहीं है, परिश्रम नहीं है, काबिलियत नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि जो अवसर हैं वो बहुत ही सीमित हैं।
नौकरियां बहुत सीमित हैं और यहीं से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। आज प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज हर उम्मीदवार कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स और न जाने क्या क्या करके किसी ना किसी प्रकार से सक्सेस रेट का ग्राहक बनना चाहता है। सक्सेस रेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है। जितनी ज्यादा प्रतियोगिता होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी शिक्षा केवल सीखने की प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि एक महंगी आर्थिक दौड़ बन जाती है जो हमारे देश में है। जब करोड़ों उम्मीदवार होंगे और सीटें कुछ हजार होंगी तो एक क्वेश्चन पेपर की कीमत करोड़ों रुपए में जाएगी। इसीलिए तो क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। ऐसे में क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े गैंग्स, नकल कराने वाले गैंग्स, फर्जी उम्मीदवार और भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। हमारे देश में मेरिट शब्द का इस्तेमाल सफल और असफल दोनों छात्रों के लिए किया जाता है। जो सफल हुआ उसके पास मेरिट है और जो असफल हुआ उसके पास मेरिट नहीं है। हमारे देश में मेरिट वाली ये सोच आज से 191 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार के दौर में उनकी व्यवस्था और उनकी सोच पर आधारित है। वर्ष 1835 में ब्रिटेन के इतिहासकार और वहां के राजनेता लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। ये सारा इन्हीं के विचार हैं। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना है जो अपने खून और वर्ग में तो भारतीय हो, खून से भारतीय हो, पहचान में भारतीय हो, लेकिन उसकी रुचि, उसके नैतिक आदर्श और उसकी बुद्धि अंग्रेजों जैसी हो। वो अंग्रेजों की तरह सोचे। इसीलिए उनके लिए कई बार शब्द इस्तेमाल किया जाता है ब्राउन साहेब, यानी एक ऐसा साहेब जो त्वचा का रंग तो ब्राउन है लेकिन सोचता अंग्रेजों की तरह है। लॉर्ड मैकॉले की सोच थी कि भारत के लोगों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी है और उनकी नीति ने शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदल दी, जिसका असर हमारे देश की परीक्षा व्यवस्था पर हुआ और पहली बार ये मेरिट वाली व्यवस्था आई जिसमें 99% हमारे जो छात्र हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कहकर कि आपके पास मेरिट नहीं। लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश पर ही हमारे देश में वर्ष 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया जो आजादी के बाद यूपीएससी के नाम से जाना गया, जिसका नाम यूपीएससी रखा गया। वर्ष 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे। उस समय भारत के लोगों को परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था और यूरोपीय विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो आप सोचिए उस जमाने में 18वीं शताब्दी में 1864, 65, 70 के दौर में, दशक में कितने भारत के ऐसे लोग होंगे जो इम्तिहान देने के लिए लंदन जा सकें, जो यूरोप के विषयों की पढ़ाई कर सकें। यूपीएससी सहित आज भी हमारे देश में ज्यादातर परीक्षाओं में उसी मेरिट पर जोर दिया जाता है। अब जरूरत है कि इस परीक्षा व्यवस्था को बदला जाए। इसमें छोटी मोटी फाइन ट्यून करके कुछ नहीं होने वाला। इसमें मूलभूत तरीके से एक नया बदलाव लाने की जरूरत है। इसके पूरे ढांचे को, इसके पीछे की सोच को बदलने की जरूरत है। जिन छात्रों का भविष्य सिर्फ आधे नंबर से या एक नंबर से हमेशा के लिए बदल जाता है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें मेरिट की कमी नहीं है। एक छात्र के 99.5% हैं, एक छात्र के 99% हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क है। और इसके लिए आज हम देश को 3 सुझाव देना चाहते हैं। पहला, हमारे देश में एक नेशनल टैलेंट पूल होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। इसमें उन उम्मीदवारों को कम से कम 3 या 5 साल के लिए रखा जाए जो कट ऑफ परसेंटेज से थोड़ा सा पीछे रह गए। नई परीक्षा कराने की बजाय सरकारी विभागों में, अलग अलग राज्य सरकारों में, नौकरियों में इन्हीं छात्रों को भर्ती कर लिया जाए, बजाय इसके कि हर बार अलग अलग विभाग की, अलग अलग राज्य सरकार की न जाने कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। आप पूरे देश में एक नेशनल टैलेंट पूल बनाइए। आपने देखा होगा हमारे देश में क्रिकेट में भी एक टैलेंट पूल हमने बनाकर रखा हुआ है। आज हमारे देश में बीसीसीआई से जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो कम से कम 40-50 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जिसमें से हम 11 चुनते हैं और फिर उसमें रोटेट करते रहते हैं। ऐसा ही एक पूल, टैलेंट पूल हमारे देश में युवाओं का, छात्रों का होना चाहिए कि ये हमारे सबसे ब्राइट टैलेंट, ये छात्रों का टैलेंट पूल है। दूसरा, अब
मेरिट की बजाय, कट ऑफ परसेंटेज की बजाय एक मेरिट बैंड सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। जैसे 95% से 100% नंबर पाने वालों की क्षमता लगभग एक जैसी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसके 98% नंबर आए हैं बच्चे के, वो कम प्रतिभाशाली है और 99% वाला ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसलिए इन्हें समान रूप से एक ही श्रेणी में रखा जाए। 95 से 100%, 90 से 95%, 85 से 90%, इस प्रकार की एक श्रेणी हम बना सकते हैं अलग अलग, और उन्हें एक मेरिट बैंड में रखा जाए। फिर इस मेरिट बैंड से अलग अलग विभागों की जरूरतें, उनके स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर छात्रों को चुना जाना चाहिए। और तीसरी बात, परीक्षा कैलेंडर निर्धारित समय पर लागू होना चाहिए। जैसे हमारे देश में ज्यादातर परीक्षाओं में अक्सर देरी होती है, नतीजे आने में महीनों, कई बार तो सालों लग जाते हैं, खास तौर पर राज्य सरकारों में होने वाली परीक्षाओं में। अब हर भर्ती की समय सीमा तय होनी चाहिए कानूनन। जैसे परीक्षा का पहले विज्ञापन निकला, उसके बाद परीक्षा आयोजित की गई, फिर उसका रिजल्ट, और फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति। ये सब कुछ महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए। ये 2-3 चीजें आज हम देश के लोगों के सामने, छात्रों के सामने, सरकारों के सामने रखना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में 7वीं सदी में ही प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू हो गई थी, जिसमें जन्म या सिफारिश नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर अधिकारियों का चयन होता था। चीन में यह व्यवस्था लगभग 1300 साल से चल रही है। इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने भी योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली अपनानी शुरू की। जर्मनी ने वर्ष 1743 में ही उच्च प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षाएं करानी शुरू कर दी, जबकि फ्रांस ने 1789 की क्रांति के बाद अपने सरकारी पदों पर योग्यता पर आधारित नियुक्तियों का सिद्धांत अपनाया। ब्रिटेन में लंबे समय तक सरकारी नौकरियां सिर्फ सिफारिश के आधार पर मिलती थीं, लेकिन फिर वर्ष 1855 में सिविल सर्विस कमीशन का गठन हुआ और वर्ष 1870 से ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं अनिवार्य कर दी गई। परीक्षाएं कराना अच्छी बात है, प्रतियोगिता कराना अच्छी बात है, लेकिन जिस परीक्षा में आप जानते हैं कि आधा % बच्चे ही सफल होंगे, तो आप बाकी के 99.5% छात्रों का क्या करेंगे? आज आपको यह भी सोचना होगा।